इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो लगभग हर गायक के मन में आता है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत से हो या सुगम संगीत से। विषय है तीज तानों का अभ्यास कैसे करें। सवाल बहुत आम है, लेकिन जवाब शायद उतना सीधा नहीं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस पर काफी व्यवस्थित और डिटेल्ड गाइडेंस देती है। तो आज का हमारा मकसद है इस पूरी जानकारी को खंगालना और समझना कि तेज तानों में सिर्फ रफ्तार ही नहीं, बल्कि वो स्पष्टता, वो क्लैरिटी कैसे लाई जाए। इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है और सच कहूं तो सामग्री में दिए गए सिस्टमैटिक तरीके को देखकर वाकई उत्सुकता हो रही है। ठीक है, तो उसे खोलकर देखते हैं। पहला कदम जो सुझाया गया है वो शायद सुनने में सबसे आसान लगे कि धीमी गति से शुरुआत करनी है, लेकिन अक्सर यही होता है कि आसान लगने वाली चीजें ही सबसे जरूरी वो नींव होती हैं। सामग्री इस पर बहुत जोर देती है कि हर तान को, चाहे उसे कितना भी तेज गाना हो, आगे जाकर पहले धीमी लय में साधना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? ये बात बिल्कुल सही है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इसके पीछे गहरा कारण है। सामग्री एक सीधा सा नियम बताती है, स्पष्टता, गति, मतलब क्लैरिटी हमेशा स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम धीमी गति से अभ्यास करते हैं तो हमारा दिमाग हर स्वर के लगने की सही जगह, उसका ठहराव और अगले स्वर से उसका कनेक्शन, इन सब को बहुत बारीकी से समझता है, रजिस्टर करता है। आप ऐसे सोचिए जैसे किसी कॉम्प्लेक्स मशीन को समझने के लिए उसे धीरे धीरे खोलकर देखा जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही तान के हर हिस्से को, हर नोट को समझने के लिए धीमी गति जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। और इसमें वो गति बढ़ाने का एक क्रम भी सुझाया गया है ना। सामग्री कहती है कि मेट्रोनोम पर पहले शायद 60 बीपीएम जैसी धीमी गति से शुरू करें। जी है, 60 बीपीएम या उससे भी कम अगर जरूरत लगे। और जब हर स्वर एकदम साफ लगने लगे, शीशे की तरह, तब धीरे धीरे 80, फिर 100, 120 बीपीएम तक बढ़ें। ये जो क्रमिक बढ़त है, ये महत्वपूर्ण लगती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्वरों की पहचान या क्लैरिटी की बात नहीं है। धीमी गति से जब सही अभ्यास होता है ना, तो जो मसल मेमोरी बनती है, हाँ, मांसपेशी स्मृति, हाँ, वो मांसपेशी स्मृति बेहद सटीक होती है, एक्यूरेट। तेजी में क्या होता है, हम अक्सर अंदाज से गाते हैं, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, लेकिन धीमी गति का अभ्यास उस अंदाज को पुख्ता करता है, एक ठोस आधार देता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर गायक, खासकर जो नए हैं, युवा हैं, वो इस धीरज वाले काम से थोड़ा कतराते हैं। हाँ। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। हाँ, ये तो होता है। और वो सीधे तेज गाने की कोशिश करते हैं। नतीजा, स्वर तो शायद लग जाते हैं, पर उनमें वो स्पष्टता, वो वजन, वो ठहराव नहीं आ पाता। तो ये पहला कदम असल में धैर्य की परीक्षा है। धैर्य की परीक्षा, ये बात गांठ बांधने वाली है। अच्छा, तो मान लीजिए धीमी गति में स्पष्टता आ गई, धैर्य भी रख लिया। इसके बाद सामग्री हमें अलंकारों की तरफ ले जाती है। कहती है कि अलंकारों का अभ्यास करें, लेकिन उन्हें तान के अंदाज में गाने की कोशिश करें। अब ये तान का अंदाज क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? सामग्री में कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे एक अलंकार है सा रे सा, रे गा मा, सा रे गा मा पा। ये तो सीधा सीधा है। दूसरा थोड़ा अलग है, सा गा रे मा गा पा मा धा। इसमें स्वर थोड़े कूद भी रहे हैं। जी हाँ, ये अलंकार महज गले का व्यायाम नहीं है। जब हम इन्हें तान के अंदाज में गाने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्वरों के बीच बिना रुके एक फ्लो में और थोड़ी रवानगी के साथ गाने का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, रवानगी। हाँ, ये खास स्वर समूह या पैटर्न होते हैं जो तानों में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। इनके अभ्यास से गले में वो लचीलापन, वो फुर्ती, वो एजिलिटी आती है जो जटिल और तेज तानों को गाने के लिए चाहिए। ये अलग अलग स्वर संगतियों, कॉम्बिनेशंस को साधने का अभ्यास है। इससे गला तैयार होता है। और यहाँ भी वही सिद्धांत है शायद कि इन अलंकारों को भी पहले धीमे, फिर मीडियम और फिर तेज गति में। बिल्कुल वही नियम यहाँ भी लागू होता है। ये एक सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा है। पहले धीमी गति में पैटर्न को समझो, उसके नोट्स को पक्का करो, फिर मध्यम लय में उसमें एक प्रवाह लाओ, स्मूथनेस लाओ, और फिर तेज गति में उसी स्पष्टता और स्मूथनेस को बनाए रखने की कोशिश करो। अच्छा, अलंकारों का इस तरह अभ्यास करने से न सिर्फ स्वरों पर पकड़ बनती है, बल्कि अलग अलग रागों में ताने लेने की क्षमता भी विकसित होती है, क्योंकि कई रागों के चलन
इन्हीं मूल अलंकारों पर आधारित होते हैं। ये दिलचस्प जुड़ाव है, रागों से कनेक्शन। अच्छा, अब आते हैं तीसरे कदम पर, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण लगता है, लय और सटीकता। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। सामग्री मेट्रोनोम के साथ अभ्यास करने पर बहुत जोर देती है। आजकल तो ऐप्स भी आसानी से मिल जाते हैं, जैसे सामग्री में साउंड ब्रेनर या मेट्रोनोम बीट्स का जिक्र है। लेकिन कई बार गायक सोचते हैं कि मेट्रोनोम के साथ गाना बहुत मैकेनिकल या रोबोटिक हो जाता है। क्या ये सही है? इसमें रचनात्मकता मर जाती है क्या? ये एक आम धारणा है, बल्कि कहूँ तो एक मिथक है। इसे सही नजरिए से देखना जरूरी है। मेट्रोनोम का उद्देश्य रचनात्मकता को मारना नहीं है। उसका काम है एक मजबूत लयबद्ध नींव तैयार करना। सामग्री का लक्ष्य साफ है, एक निश्चित संख्या की बीट्स में, जैसे 4 बीट में, तान को बिल्कुल सटीक रूप से फिट करने की आदत डालना। मेट्रोनोम एक बाहरी गाइड की तरह है, एक अनुशासक की तरह है, जो हमें समय के सही विभाजन का, टाइमिंग का एहसास कराता है। तो ये सिर्फ टिक टिक नहीं, बल्कि एक तरह का लय गुरु है। आप बिल्कुल कह सकते हैं। मेट्रोनोम के साथ लगातार अभ्यास करने से एक आंतरिक लय, एक इंटरनल रिदम विकसित होती है। शुरुआत में ये मैकेनिकल लग सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे गायक लय को आत्मसात कर लेता है। वो टिक टिक अंदर महसूस होने लगती है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो सोचिए जब कोई तबले के साथ गा रहा है या किसी ऑर्केस्ट्रा या बैंड के साथ। हाँ, सही बात है। अगर लय पक्की नहीं है, टाइमिंग जरा भी इधर उधर हुई, तो पूरा गाना, पूरा प्रदर्शन बिखर सकता है। बिल्कुल। मेट्रोनोम इसी लयबद्ध अनुशासन को, रिदमिक डिसिप्लिन को मजबूत करता है। ये आपकी अंदरूनी लय को इतना पक्का कर देता है कि फिर आपको बाहरी टिक टिक की जरूरत महसूस ही नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर जब दूसरों के साथ मिलकर परफॉर्म करना हो। अच्छा, अगला तरीका जो सुझाया गया है वो है महान कलाकारों को सुनना। ये तो खैर हम सब करते ही हैं, गाने सुनने किसे पसंद नहीं, लेकिन सामग्री इसे एक सक्रिय अभ्यास, एक एक्टिव प्रैक्टिस के रूप में देखने को कहती है। कुछ नाम भी सुझाए गए हैं, जैसे उस्ताद आमिर खान साहब, उस्ताद राशिद खान साहब और पंडित अजय चक्रवर्ती जी। कहा गया है कि इनके तेज तानों को ध्यान से सुने। पर सिर्फ सुनने से क्या सीखना है? मतलब किन चीजों पर ध्यान देना है? हाँ, ये पैसिव लिसनिंग नहीं है कि बस सुन लिया और हो गया। ये सक्रिय विश्लेषण है, एक्टिव एनालिसिस। हमें कुछ खास चीजों पर गौर करना है। पहला, उनकी तान की बनावट यानी फ्रेजिंग। वो तान को कैसे शुरू करते हैं, कैसे घुमाते हैं, कहाँ ठहराव देते हैं और कैसे खत्म करते हैं। अच्छा, मतलब स्ट्रक्चर। हाँ, एक तरह से स्ट्रक्चर। हर कलाकार का अपना अंदाज होता है, तान के जरिए एक कहानी कहने का तरीका होता है। दूसरा, उनका सांस नियंत्रण, ब्रेथ कंट्रोल। कैसे वो एक ही सांस में लंबी, जटिल और तेज ताने इतनी आसानी से गा लेते हैं, कहाँ वो सांस लेते हैं और कैसे उसे साधते हैं, ये बारीकियां सुन सुनकर ही समझ आती हैं। और सुनने के बाद क्या सिर्फ सुनकर ही काम हो जाएगा? सामग्री एक तकनीक भी बताती है, कॉपी प्लस स्लो डाउन। यानी जैसा उन्होंने गाया है वैसा ही गाने की कोशिश करें, लेकिन धीमी गति में। ये कैसे काम करता है? और इसमें वो YouTube की प्लेबैक स्पीड कम करने वाली बात भी है शायद। हाँ, 0.75x या 0.5x स्पीड पर सुनना और फिर उसे कॉपी करने की कोशिश करना। ये तकनीक बहुत कारगर है। जब आप किसी उस्ताद की तान को कॉपी करके धीमी गति में गाते हैं, तो आप सिर्फ नोट नहीं उतार रहे होते। आप अनजाने में उनके अंदाज, उनके ठहराव, उनके गले की हरकत और यहाँ तक के तान के पीछे के भाव को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, भाव को भी मिल सकते। धीमी गति आपको उन बारीकियों को समझने और अपने गले में उतारने का समय देती है, जो तेजी में पकड़ना मुश्किल है। लेकिन इसमें चुनौती ये है कि ये नकल सिर्फ तोते की तरह ना हो। हाँ, सतही ना हो जी, बल्कि उसके मर्म को, उसके एसेंस को समझने की कोशिश हो। ये तो सीखने का एक बहुत गहरा तरीका लगता है, कान, दिमाग और गले का सीधा संबंध। अच्छा, अब 5वें कदम पर आते हैं। ये गायकी के फिजिकल पहली से जुड़ा है। सामग्री कहती है कि तेज तानों के लिए सिर्फ गला ही नहीं, बल्कि कुछ और चीजें भी तैयार होनी चाहिए। इसमें मजबूत एयर फ्लो यानी सांस का सही और ताकतवर प्रवाह, और जुबान की फुर्ती यानी टंग एजिलिटी का जिक्र है। इसके लिए कुछ रोजाना के अभ्यास भी सुझाए गए हैं, जैसे सा 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 सा, एक ही सांस में जितनी देर तक और जितनी बार हो सके साफ साफ गाना। ये किस लिए है? ये अभ्यास सीधे सीधे आपके डायफ्राम को मजबूत करता है और सांस रोकने की क्षमता यानी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो लंबी तानों के लिए जहां सांस लेने का मौका कम मिलता है,
उसके लिए बेहद जरूरी है। और जुबान की फुर्ती के लिए? उसके लिए त, क, द, न जैसे व्यंजनों या छोटे बोलों को तेजी से और स्पष्ट रूप से दोहराना। ये अभ्यास जीभ और तालू की मांसपेशियों को तेज हरकतों के लिए ट्रेन करता है, जिससे तानों के शब्द या आकार, मतलब जो भी आप गा रहे हैं, वो एकदम साफ निकले, फंसे नहीं। सामग्री में लिप ट्रिल का भी जिक्र है, जैसे बच्चे गाड़ी की आवाज निकालते हैं। उसे थोड़ा समझाएंगे कि ये कैसे मदद करता है? हाँ, लिप ट्रिल। इसमें होठों को ढीला छोड़कर हवा के दबाव से कंपन पैदा किया जाता है। इसके कई फायदे हैं। एक, ये होठों और चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, टेंशन कम होती है। दूसरा, ये सांस के एक समान और नियंत्रित प्रवाह, स्टेडी एयर फ्लो को प्रोत्साहित करता है। और तीसरा, ये आवाज और सांस के बीच एक अच्छा संतुलन, एक बैलेंस बनाने में मदद करता है। ये वार्म अप के लिए तो बेहतरीन अभ्यास है। और ये सब करने के लिए सामग्री रोजाना सिर्फ 5 मिनट का समय निकालने को कहती है। ये तो ज्यादा नहीं लगता। समय भले ही कम लगे, लेकिन निरंतरता, कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे जरूरी है। रोज 5 मिनट का समर्पित अभ्यास हफ्ते में एक बार 1 घंटा करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जिसकी तरफ सामग्री इशारा करती है कि कितने गायक अपनी गायकी की इस शारीरिक नींव पर वाकई ध्यान देते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अक्सर ध्यान सुर, ताल, रागदारी, रियाज पर रहता है, लेकिन सांस और उच्चारण के अंगों का नियंत्रण ये अक्सर अनदेखा रह जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि शारीरिक नियंत्रण और तेज स्पष्ट गायन में पूरी स्वतंत्रता के बीच सीधा संबंध है। बिना अच्छी सांस और फुर्तीली जुबान के दिमाग में चाहे कितनी भी अच्छी तान सोची हो, वो गले से साफ उतरेगी नहीं, फंस जाएगी। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है, फिजिकल तैयारी और गायकी की क्वालिटी का। चलिए अब आते हैं छठे और अंतिम चरण पर। सामग्री के अनुसार पिछले सारे अभ्यासों के बाद अब बारी आती है विशिष्ट संरचित तान पैटर्न बनाकर अभ्यास करने की। इसमें भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पैटर्न 1, सा रे गा मा रे गा मा प, गा मा प ध मा प ध नी। ये एक सीक्वेंशियल चढ़ता हुआ पैटर्न लग रहा है। दूसरा पैटर्न है सा म ग रे रे प म ग प म ध म नी ध प। ये थोड़ा पेचीदा है, इसमें स्वर आगे पीछे हो रहे हैं, थोड़े जंप्स हैं। जी हाँ, ये पैटर्न अभ्यास के अंतिम चरण की तरह है, जहां अब तक सीखी गई सारी चीजें एक साथ आती हैं, इंटीग्रेट होती हैं। सोचिए, धीमी गति से आई स्पष्टता पहला कदम, अलंकारों से मिला पैटर्न ज्ञान और गले का लचीलापन दूसरा कदम, मेट्रोनोम से सधी हुई लय तीसरा कदम, उस्तादों को सुनकर मिली प्रेरणा और अंदाज चौथा कदम, और सांस व जुबान की तैयारी पांचवा कदम। ये सब कुछ इन पैटर्नों को साधने में इस्तेमाल होता है। और यहाँ भी वही 3 गतियां लागू होती हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत, धीमा, मीडियम, तेज। तो ये चक्र पूरा होता है यहाँ कर। बिल्कुल, ये पैटर्न अभ्यास एक तरह से सीखी हुई चीजों को समेकित करने का, कंसोलिडेट करने का तरीका है। ये गायक को तैयार करते हैं कि वो सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि असल गायकी में किसी राग को प्रस्तुत करते समय इन तकनीकों का इस्तेमाल कैसे करें। इन संरचित पैटर्नों में जब महारत हासिल हो जाती है, तभी गायक धीरे धीरे अपनी कल्पना से ताने बनाने या सुधारने, मतलब इम्प्रोवाइज करने की ओर बढ़ सकता है।